सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल सा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सॉल्वेंट लिया और उसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, तो सॉल्यूट डिसॉल्व की जो एबिलिटी होती है वो बेसिकली बस इतना सा होता है सॉल्युबिलिटी। बट हम सॉल्युबिलिटी को दो अलग अलग केस में डिवाइड करते हैं। पहला केस होता है कि हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हम गैस को डिसॉल्व करते हैं, और एक केस में लिक्विड सॉल्वेंट को हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। क्लियर। पहले केस में हम लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, और दूसरे केस में हम लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले यदि हम बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसी डेफिनेशन को हम बहुत डिटेल से समझेंगे। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सॉल्वेंट है। क्लियर। सॉल्वेंट में हमने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। एक स्पेसिफिक अमाउंट के सॉल्वेंट में कितना आप सॉल्यूट मैक्स टू मैक्स डिसॉल्व कर सकते हो और किस कंडीशन पे डिसॉल्व कर सकते हो, वो होती है सॉल्युबिलिटी। क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे बात करें सॉल्युबिलिटी, तो जैसे देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये अपना एक सॉल्वेंट है। क्लियर। इस सॉल्वेंट में हम इस बार क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिलता है सोल्यूशन, और यही चीज़ एक्चुअल में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। बस ज़्यादा लैंग्वेज पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व, जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, एक फ्रैक्शन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, याद करिएगा मैंने किस में बोला, अभी ये वर्ड बहुत याद आएगा, एक फ्रैक्शन में जो डिसॉल्व होता है। जैसे हम एक्स का फ्रैक्शन बोले तो एक्स के मोल अपॉन टोटल मोल, तो जो एक फ्रैक्शन में डिसॉल्व होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को एक और चीज़ से डिफिनीशन करते हैं। जैसे यदि हम सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे एक बार फिर डिस्कस करते हैं, क्या है कि केस फर्स्ट, हम यहाँ सॉल्युबिलिटी को एक्चुअल में दो केस में डिस्कस करेंगे। एक केस होता है पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, और दूसरा केस होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पोलर सॉलिड आर वेरी मच सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे कि सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब जो हमारा सॉल्ट है इट इज पोलर सॉल्यूट बट सॉलिड फॉर्म, एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। तो जब हम किसी पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो भी सॉल्युबिलिटी होती है। दूसरा केस, जब आप वैक्स को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर सॉलिड को आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर में और पोलर को पोलर में जब आप डिसॉल्व करोगे तभी आपकी सॉल्युबिलिटी सही रिजल्ट देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के कुछ केसेस हैं। यदि हम केस की बात करें तो पहला केस यहाँ पे देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो तो कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी, तो इसके लिए भी दो कंडीशंस है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब हम समझेंगे पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है क्या। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन यदि सिस्टम कोई हीट रिलीज करता है तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम दोनों यहाँ समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखिए पहला हम बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो इफ सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक, यदि सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मतलब जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा उस कंडीशन पे क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक, सब लोग कमेंट करके बताना, एक गिलास ठंडा पानी है एक गिलास गर्म पानी है,
दोनों पानी में आपने, दोनों गिलास में आपने एक एक चम्मच शक्कर डाला। जल्दी बताइए कि शक्कर पहले किस में घुलेगी, ठंडे पानी में घुलेगी या गर्म पानी में घुलेगी? यहाँ पे वीडियो को रोक के जल्दी बताइए किस में घुलेगी, कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से, बाद में आगे देखना। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म पानी की सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर ज़्यादा है। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो यदि हीट रिलीज हो रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यदि आप सॉलिड सॉल्यूट यूज कर रहे हो तो प्रेशर का नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि आप सॉलिड सॉल्यूट यूज कर रहे हो तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब आप किसी लिक्विड को, जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देखो कोल्ड ड्रिंक। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हूँ। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में हम लिक्विड में गैस डिसॉल्व करते हैं। अब इसकी सॉल्युबिलिटी समझना, मज़ा आएगा। क्या है, मैंने बोला गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब यदि आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे और टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जांपल समझना, यदि आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ज़्यादा गैस डिसॉल्व होती है। मतलब यदि आप उसको खोलोगे ठंडे बोतल को, टक, जब आप खोलोगे टक से ठंडे बोतल को तो वहाँ पर गैस ज़्यादा झाग देगी। यदि आप गर्म कोल्ड ड्रिंक को, मतलब यदि आप गर्म कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो गर्म कोल्ड ड्रिंक में सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, जो यदि आप गर्म कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ में आया तो लाइक मारिएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी लॉ। तो एक हेनरी लॉ थे, हेनरी करके साइंटिस्ट ने आपको क्या बताया, फिर से सुनिए ध्यान से। हेनरी ने यह बताया कि यदि आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हो, यदि किसी आप लिक्विड मॉलिक्यूल में, यदि आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हो तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हेनरी ने अपने लॉ में दिया था। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल लिया, इस कोल्ड ड्रिंक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या किया, डिसॉल्व किया। तो डिसॉल्व किया तो बबल्स ऑफ CO2, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फॉर्म में आपको दिख रही है डिसॉल्व होने के बाद। तो समझिएगा, जब आप लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सॉलिड डिसॉल्व करते हो तो इस चीज़ को किसने बताया था, हेनरी ने। उन्होंने क्या बताया था, तो हेनरी ने बोला कि हेनरी लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यदि सॉल्यूट गैस है ऑफ प्रेजेंट above द सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ सोल्यूशन। जैसे यदि आप कोई कंटेनर लेते हो, तो यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है तो इस पे जो आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड सॉल्वेंट में जो आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो, तो इसके सरफेस में जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो इसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर? उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें हेनरी टर्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है वो जो लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका K डैश कांस्टेंट आ जाएगा। अब तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 1/K डैश,
और 1/k को हेनरी ने बोला था KH। 1/k को हेनरी ने क्या बोला था? KH। तो यहाँ पे आपका P इक्वल टू 1/kh की जगह हमने लिख दिया ये P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, P इज द प्रेशर और KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? KH हो जाएगा हमारा हेनरी कांस्टेंट। तो ये हमारा हेनरी लॉ है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस को डिसॉल्व करोगे तो गैस की सरफेस में जब लिक्विड डिसॉल्व होगा तो जो उसका फ्रैक्शन है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से आप सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्योंकि जैसे आप गैस डिसॉल्व करोगे तो उसके सरफेस से जाएगा तो उसके फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर बच्चा? चलिए इसके बाद तो हम यहाँ पे हेनरी का एक स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है कि वेयर KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जो KH है वो हेनरी लॉ का कांस्टेंट है। हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड एज द प्रेशर ऑफ गैस। याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ गैस मतलब P, प्रेशर ऑफ गैस मतलब P ओवर द सोल्यूशन इन विच द गैस डिसॉल्व इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। तो जो इस पे डिसॉल्व गैस है उसके फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो KH जो हमारा x है प्रोपोर्शनल हटता है तो 1/kp आ जाता है। अब हेनरी कांस्टेंट जो होता है KH इक्वल टू 1/k। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू KH इंटू P। तो P इक्वल टू हो जाएगा x/KH। यदि यहाँ पे आप प्रेशर और फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाओगे, यदि आप यहाँ पे प्रेशर और फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाओगे तो जो आपका KH ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको हेनरी का स्लोप भी याद रखना है, आप बना लीजिएगा। तो हो जाएगा हेनरी का स्लोप